नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 114 के चैप्टर नंबर 7 की चर्चा करेंगे। इससे पहले 6 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिए, ताकि आगे चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। आज की क्लास में जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके सामने जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा इस चैप्टर से वो ये बनेगा, जो पेपर में आना ही चाहिए लगभग, कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। ये चैप्टर से क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ो तो इस क्वेश्चन के आंसर को आपको ढूंढना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि नाम में है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, चैप्टर शुरू करूं इससे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। तो देखो, हुआ क्या था। हुआ ये था कि 1750 के बाद यूरोप में पूंजीवाद बहुत तेज गति से फैल रहा था, क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। और ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद पूंजीवाद का विकास हुआ। और धीरे धीरे करते 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 ये ना पूंजीवाद बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। अब ऐसे में क्या हुआ कि उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा। अब जब उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा तो वो सारा का सारा उत्पादन अपने देश के बाज़ारों में नहीं बिक पा रहा था। यानी कि अगर मैं यूरोपीय देशों की बात करूँ, खासतौर पर ब्रिटेन की बात करूँ, तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। परिणाम था क्या हुआ, मशीनों से सामान बनने लगा, कारखानों में सामान बनने लगा। तो सामान पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा उत्पादित होने लगा। अब जब सामान बहुत ज़्यादा उत्पादित होने लगा तो इस नए सामान को बेचने के लिए बाजार की भी ज़रूरत थी, जो कि अपने देश में नहीं था। तो ऐसे में इन देशों को ये जरूरत पड़ी कि एक ऐसे देश की खोज करें जहाँ के बाज़ारों में अपना सामान बेच सकें। इसलिए यूरोपीय जो शक्तियाँ थीं, इन्होंने बड़े पैमाने पर व्यापारिक कंपनियों में अपने शेयर लगाए और इन्हें विभिन्न देशों की खोज के लिए, विभिन्न देशों के व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए भेजा। परिणाम था, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यहाँ के देशों में यहाँ व्यापारिक मार्ग खोजे गए और यहाँ के देशों में इन्वेस्टमेंट किया गया। और धीरे धीरे करके इन सभी देशों को क्या कर लिया गया, उपनिवेश बना लिया गया, यानी कि एक गुलाम देश बना लिया गया। और आगे चलकर फिर क्या हुआ, फिर ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, डचेस, इन सब के बीच में क्या हुए, संघर्ष हुए कि किसके ज़्यादा उपनिवेश होंगे। क्योंकि देखो भाई, जिसके ज़्यादा उपनिवेश होंगे, सीधी सी बात है, उसके पास ज़्यादा मार्केट होगी। जिसके पास ज़्यादा मार्केट होगी उतने ज़्यादा सामान को वहाँ बेच सकेगा। जितने ज़्यादा वो सामान को बेच सकेगा उतना ही मैक्सिमम उसे प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से पूंजीवादी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद शुरू हुआ। और अपना अपना साम्राज्य फैलाने के लिए जो कंपनियों में संघर्ष थे, ये धीरे धीरे छोटे देशों को ले गए और ये छोटे छोटे देश उनके उपनिवेश बन गए। और यहीं से एक व्यवस्था शुरू हुई, उपनिवेशवाद। यानी कि आप देखोगे तो जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होगा वैसे वैसे साम्राज्यवाद का विकास होगा, साम्राज्यवाद का विकास होगा वैसे वैसे उपनिवेशवाद का विकास होगा। यानी कि ये सारी चीज़ें एक चैन में जुड़ेंगी। तो यहाँ पर हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम वर्ड्स में, कुछ बहुत सारे नामों के साथ, कुछ किताबों के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि उपनिवेशवाद क्या है। लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो। तो देखो भाई, वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको उपनिवेशवाद क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो देखो, उपनिवेशवाद पर सबसे पहले जो टिप्पणी करी थी वो कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने की थी। इन्होंने आयरलैंड को किस प्रकार से उपनिवेश बनाया जा रहा था इसके बारे में लिखा था। यानी कि अगर आप कहोगे कि उपनिवेशवाद पर सबसे पहले कौन टिप्पणी कर रहा है, तो एक बंदा है कार्ल मार्क्स और एक कौन है, एंगल्स। ये बहुत बड़े विचारक रहे हैं, इनका नाम आप जानते ही होंगे। और इन्होंने आयरलैंड पर अपने औपनिवेशिक आधिपत्य के बारे में लिखा है कि आयरलैंड को किस प्रकार से गुलाम बनाया गया। इसके अलावा इन्होंने मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टि से उपनिवेशवाद की बहुत सारी आलोचनाएं करी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने उपनिवेशवाद की आलोचना करी है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, महादेव रानाडे, ये सब भारत के नाम हैं। रमेश चंद्र दत्त और अन्य लोगों ने बड़े पैमाने पर उपनिवेशवाद की आलोचना करी कि उपनिवेशवाद किस प्रकार से एक छोटे देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा अपने मुनाफे के लिए किसी देश के नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरीके से क्या कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश से धन अपने देश में ले जा रही थी, इसके बारे में बड़े बड़े लेख लिखे गए और बड़े पैमाने पर आलोचनाएं की। हॉब्सन ने 1902 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंपीरियलिज्म। और इस किताब में उन्होंने इस घटना पर प्रकाश डाला था कि किस प्रकार से जो पूंजीवाद है वो उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसी एक और नाम है रुडोल्फ हिल्फरेडिंग। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी। ऐसी रोजा लग्जमबर्ग, जिसकी बात आगे की भी जाएगी। ऐसी लेनिन की एक किताब है इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इन सब किताबों के माध्यम से पूंजीवाद के बड़े पैमाने पर आलोचना की गई थी। तो अपने आंसर में अगर आप ये सारी चीज़ लिखोगे तो आपको नंबर और भी ज़्यादा मिलेंगे।
लतीनी अमेरिका, अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसे देशों की बात करोगे तो 1920 से 30 के दशक में बड़े पैमाने पर यहाँ पर साम्राज्यवादी अध्ययन किए गए। 1960 तक देखोगे तो पूरी दुनिया की ना राजनीति थोड़ी सी बदल गई थी। बहुत सारे देश उपनिवेशवाद से आज़ाद हो रहे थे और बहुत सारे देशों का आज़ाद होना बाकी था। तो ऐसे में जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे, तो इनके जो एक्सपीरियंस रहे थे, इनके जो अनुभव रहे थे उपनिवेशवाद के, उन अनुभवों को दर्ज किया जा रहा था। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद की जो व्यवस्था थी वो कोलैप्स भी कर गई 1990 तक, लेकिन उसके जो प्रभाव रहे वो आज तक पूरी दुनिया पर दिखाई देते हैं। और भी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अलग तरीके से चीज़ों को लिखा है, समझा है और इतिहास में योगदान दिया है, लाइक डैट आंद्रे गुंडर फ्रैंक, सी फ्रैटो, थियोडोरो डॉस सेंटोसा, पाउल ब्रेबिस, पाल बोरन, समीर आमीन, इमैनुअल वॉलस्टीन। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने उपनिवेशवाद पर अपनी अपनी क्या दी है, राय दी है। तो इतना बात आपको पता चल गई कि यहाँ से यहाँ तक उपनिवेशवाद क्या है, तो इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है। कुल मिलाकर उपनिवेशवाद की विचारधारा की जो व्यवस्था है वो ये है कि बड़े पैमाने पर दूसरे देश का शोषण किया जाएगा। जिन देशों को पराधीन बनाया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा, वो अक्सर कमजोर होंगे और उन वहाँ का जो बुजुर्ग वर्ग होगा वो भी कमजोर होगा। अर्थव्यवस्था पर पूंजीपति जो होंगे उनका दबदबा होगा और वहाँ के जितने भी बड़े बड़े संसाधन हैं वो सब बड़े बड़े देश उसका कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, पूंजीवाद में और एक तरीके से उपनिवेशवाद की क्या होंगी, विशेषता होगी। तो ये चर्चा हमने कर ली। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपसे कोई पूछे उपनिवेशवाद क्या है, तो इसे आप कैसे लिखोगे? तो आप इसके बारे में लिखोगे, उपनिवेशवाद के बारे में विभिन्न विचारकों की भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं और बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। साधारण शब्दों में उपनिवेशों में जो स्थापित सिस्टम होता है, उपनिवेशों में जो स्थापित व्यवस्था होती है, उसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। कुछ विचारकों का मानना यह है कि वाद के माध्यम से, पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से ही उपनिवेशवाद की आवश्यकता हुई है। उपनिवेशवाद में कुछ चीज़ें मैक्सिमम होती है, वो क्या होती हैं कि एक देश द्वारा दूसरे देश के संसाधनों पर कंट्रोल कर लिया जाता है, एक देश द्वारा दूसरे देश की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप किया जाता है, एक देश द्वारा दूसरे देश के जो पूंजीपति वर्ग है उसका शोषण किया जाता है, और जो मेन पूंजीपति वर्ग होगा जो गुलाम बनाने गया है वो अपने देश को प्रॉफिट दिलवाएगा। ये सब चीज़ें उपनिवेशवाद में धीरे धीरे करके चलती रहेंगी। अब बात ये आती है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या संबंध है या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो देखो, इतिहासकार ये कहते हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखो, साम्राज्य का मतलब क्या होता है? साम्राज्य का मतलब ये होता है कि जैसे भारत तिब्बत से लेकर चीन तक को अपने कंट्रोल में कर ले, इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में कर ले, तो ये क्या कहेंगे हम कि भारत का साम्राज्य फैल रहा है। जैसा कि चीन अपना साम्राज्य फैलाता ही जा रहा है। तो साम्राज्य का मतलब होता है एक देश की राजनीतिक व्यवस्था दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। लेकिन उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब ये होता है कि आपने क्या करा, दूसरे वाले देश को पूरी तरीके से एक गुलाम ही बना दिया। साम्राज्यवाद में आप अधिकार दोगे, ह्यूमन राइट्स दोगे, लेकिन उपनिवेशवाद में आप वहाँ के लोगों से गुलाम जैसा व्यवहार करोगे। बस इतना ही से अंतर होता है, लेकिन फिर भी 99% से एक जैसा ही माना जाता है। तो कह रहा है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ से देखोगे तो उपनिवेशवाद लगेगा, दूसरे तरीके से देखोगे तो साम्राज्यवाद लगेगा। आधुनिक जितने भी साम्राज्यवादी देश हैं वो कहते हैं कि भैया ये तो साम्राज्यवाद है, जबकि उपनिवेशवादी दृष्टि कहती है कि ये तो उपनिवेशवाद है। तो ब्रिटेन में जब पूंजीवादी शुरू हुआ तो उसके बाद उपनिवेशवाद शुरू हुआ और दोनों का विकास एक साथ साथ हुआ। यानी कि जैसे जैसे पूंजीवाद हुआ वैसे ही उपनिवेशवाद हुआ, जैसे जैसे उपनिवेशवाद हुआ वैसे साम्राज्यवाद हुआ, जिसकी जो मैंने स्टोरी शुरू में आपको समझाई थी। तो इसमें मुद्दा क्या होता है? इसमें मुद्दा ये होता है कि एक परंपरागत रूप से जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो कृषि पर डिपेंड होती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो पशुपालन पर डिपेंड होती हैं, यानी कि पारंपरिक अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। तो जैसे आप उस समय की बात करोगे तो अफ्रीकी देश जितने भी हैं, एशियाई देश जितने भी हैं, लतीन अमेरिकी देश हैं, उत्तर अमेरिकी, दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर लो, ये सब पारंपरिक अर्थव्यवस्था वाले देश थे जो कि कृषि, पशुपालन और नेचर पर डिपेंड थे। लेकिन यूरोप की बात की जाए तो ये औद्योगिक अवस्था वाला पहला महाद्वीप बना, तो इस वजह से इन्होंने पूरे विश्व को लगभग लगभग अपने कंट्रोल में कर लिया। जिससे पता चलता है कि पूंजीवाद का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को उपनिवेशीवाद का क्या होने लगा, शिकार होना शुरू हो गया। तो औपनिवेशिकवाद के समाज के अधिकांश विद्वान इस बात को ठीक से समझ नहीं सके। हालांकि उन्होंने देखा कि जो परंपरागत समाज था, यानी कि जो पुराना समाज था, वो समाज जो नेचर पर डिपेंड था, वो भी उत्पादन करता था, वो भी प्रोडक्शन करता था, वो भी छोटे छोटे उद्योग लगाता था। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में जब यूरोपीय आए थे तो भारत के अपने परंपरागत उद्योग थे, शिल्पकला थी भारत की, लेकिन उन्होंने भारत के उद्योगों को क्या कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया ताकि वो अपने उद्योगों को यहाँ पर चला पाएं। तो ऐसे में बहुत सारी स्टडी हुई है, उन स्टडी से ये पता चलता है कि उपनिवेशवाद सिर्फ एक नीति नहीं है,
बल्कि ये राजनीतिक कब्जा भी नहीं है, एक ढांचा है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है। जब अगर आप उपनिवेशवाद को पढ़ते हो तो उपनिवेशवाद का मतलब सिर्फ कब्जा करना नहीं होता, उपनिवेशवाद का मतलब राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती, बल्कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक चीज होती है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, सांस्कृतिक व्यवस्था को चारों तरफ से दबा देती है। और ये समय के साथ विकसित होती है, ये सारी चीजें एकदम से नहीं हो जाती, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे भी। क्या कि उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों को बताइए। तो उपनिवेशों में पूंजीवाद की शुरुआत कैसे हुई और ऐसा कैसे हो गया कि यूरोपीय देशों ने बड़े पैमाने पर इन सभी छोटे छोटे देशों को अपने अंतर्गत कर लिया। तो ये एक बहुत लंबी स्टोरी है जिसके बारे में यहाँ पर एक छोटी सी फिलॉसफी दी हुई है। ठीक है भाई। अब हम बात करने वाले हैं साम्राज्यवाद के सिद्धांतों की, यानी कि किन किन लोगों ने क्या क्या थ्योरी दी है साम्राज्यवाद की। तो उपनिवेशवाद का अर्थ आप समझ ही गए हो, यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीजें यही लिखी हैं जो मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से समझा दिया है। अब देखो साम्राज्यवाद के सिद्धांत। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने साम्राज्यवाद के सिद्धांत दिए हैं। ऐसे में कार्ल मार्क्स ने स्वयं साम्राज्यवाद की अवधारणा विकसित नहीं की है, लेकिन उनके आने वाले लोगों ने यह माना है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी कृतियों में, अपनी किताबों में साम्राज्यवाद के बारे में पहले से इशारा कर दिया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है। आप अगर कार्ल मार्क्स की किताब कैपिटल पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से मजदूरों से अधिशेष मूल्य निकालने पर पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों का शोषण करती है। यानी कि देखो, कार्ल मार्क्स के आप जितने भी लेख देखोगे उसमें वर्ग संघर्ष की बात होगी, उसमें यह बात होगी कि किस प्रकार से जो पूंजीवादी देश होते हैं या पूंजीपति जो होते हैं वो किस प्रकार से मजदूरों का शोषण करते हैं। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने यही बताया कि किस प्रकार से पूंजीवादी देशों ने अल्पविकसित देशों का शोषण किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो अतिरिक्त उत्पादन था, उस अतिरिक्त उत्पादन से बनी वस्तुओं के लिए उन्हें बाजार की तलाश थी। इसी प्रकार से जे हॉब्सन की एक किताब मिलेगी आपको, इम्पीरियलिज्म, जिसकी बात अभी मैंने पहले भी करी थी, इसमें भी यही चीज़ लिखी गई है। इसी प्रकार से एक बंदा था हॉब्सन। हॉब्सन की बात करें तो ये अंग्रेज अर्थशास्त्री था, हालांकि ये मार्क्सवादी नहीं था, लेकिन फिर भी राजनीति में ये मार्क्स की विचारधारा को क्या करता था, अनुसरण करता था। तो इस प्रकार से साम्राज्यवाद के अगर आप सिद्धांत देखोगे तो कार्ल मार्क्स, हॉब्सन ने बहुत सारी विचारधाराएं दी हैं जिसमें उन्होंने पूंजीवाद का क्या करा है, विरोध किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन की अगर बात करोगे तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी जो आएगी वो इसीलिए ही आएगी ताकि वो मजदूरों के अधिकारों की बात करें। तो अगर आपने समाजवादी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, पिछला चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो जब जैसे जैसे पूंजीवादी का विकास होता गया तो पूंजीवादियों ने यह महसूस करा कि अपने ही देश में जो सामान बिक रहा है उसमें उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं हो रही है। ऐसे में वो अपने देश में सामान नहीं बेच सकते, उन्हें एक ऐसा बाजार ढूंढना पड़ेगा जहां पर वो अपना सामान बेच सकें। तो ऐसे में उन्होंने दूसरे देशों की ओर उत्प्रेरित हुए और वो ऐसे उद्योगों के पास, ऐसे देशों के पास गए जिनका अपना कोई उद्योग नहीं था। तो जैसे भारत की बात की जाए, भारत में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। अफ्रीकी देशों की बात की जाए तो वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। इसी प्रकार से अमेरिकी देशों की बात की जाए तो वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी। तो ऐसे में ये सारे देश वहाँ पर, यानी कि यूरोप के जो देश थे, स्पेन की बात करूँ, ब्रिटेन की बात करूँ, फ्रांस की बात करूँ, नीदरलैंड की बात करूँ, पुर्तगाल की बात करूँ, जर्मनी की बात करो, आप इटली की बात करो, तो ये उन देशों में जाने लगे जहाँ पर उद्योग व्यवस्था फली फूली नहीं थी, समाज कृषि पर डिपेंड था। तो हॉब्सन ये कहता है कि ये पूंजीपति जो थे ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे, इसलिए इनके अंदर एक प्रेरक शक्ति थी और ऐसे में इन्हें पता था हम अपने देश में मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। परिणाम तो ये दूसरे देशों में गए और यहीं से साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। तो जिससे पता चलता है कि पूंजीवाद की प्रकृति है साम्राज्यवाद का जन्म देना। यह पाया गया है कि साम्राज्यवाद विकसित पूंजीवाद की एक विशेषता है, यानी कि पूंजीवाद जब पूरी तरीके से मैच्योर्ड अवस्था में आ जाएगा तो अपने आप ही साम्राज्यवाद पूरी तरीके से फैल जाएगा। यानी कि और साम्राज्यवाद जैसे जैसे फैलेगा वैसे वैसे उपनिवेशवाद भी फैलेगा। वियना के एक बैंकर हैं और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम है आर हिल्फरीडिंग। इन्होंने भी साम्राज्यवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। इनकी एक किताब है फाइनेंस कैपिटल, वित्त पूंजी, जो कि 1910 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में इन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके थे। यानी कि जब उपनिवेशवाद व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हुई तो किस प्रकार से अमेरिका की अर्थव्यवस्था शुरू हुई। हिल्फरीडिंग ने यह भी बताया कि उन दिनों देशों में औद्योगिक पूंजी को फैलाने और उस पर नियंत्रण करने की स्थापना में बैंक अग्रणी भूमिका अदा करते थे। क्योंकि देखो क्या होता था, जब किसी देश को, जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब वो भारत की ओर आ रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आएगी तो उसे एक बहुत बड़े अमाउंट की भी जरूरत पड़ेगी, उसे बहुत बड़े पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और इतना ज़्यादा पैसा किसी भी उद्योगपति के पास नहीं था। इसी वजह से ना बैंकों की स्थापना की गई। तो बैंकों की स्थापना की गई तो बड़े पैमाने पर पैसे इकट्ठे किए गए और फिर शेयर्स लगाए गए। तो बहुत सारे कंपनी के लोगों ने छोटे छोटे शेयर्स लिए और जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी इनके लिए पूंजी की व्यवस्था की गई। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी कौन बता रहा है? ये पूरी पूरी थ्योरी दे रहे हैं हिल्फरीडिंग। और इस प्रकार से दूसरे देशों में साम्राज्यवाद का विकास हुआ। हिल्फरीडिंग के अनुसार वित्त पूंजी के लिए एक मजबूत राज्य की जरूरत होती है, क्योंकि सरकार पर ही व्यक्ति आश्रित होकर पैसा दे सकता है। और ऐसे में एक राज्य जब तक विस्तार की नीति नहीं अपनाएगा
तब तक कभी भी उपनिवेशवाद की नीति और साम्राज्यवाद की नीति नहीं हो सकती। तो ऐसे में वो राज्य अपने यहाँ के बड़े-बड़े जो उद्योगपति होते हैं, बड़े जो पूंजीपति होते हैं, उनके वश में हो जाता है और उनकी ही तरफदारी करता है, उनको ही इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब हर देश इसी प्रकार की विचारधाराओं को चलाता है तो उनके बीच में युद्ध भी होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए। जर्मनी, इटली, इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ही इसलिए ताकि किस प्रकार से हर देश दूसरे देश पर क्यों कब्जा करे और करे तो कैसे करे। अब इसी कब्जे के लिए क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हो गया। तो यहाँ पर ऐसी और भी कुछ किताबों की बात की गई है, जैसे कि रोजा लग्जमबर्ग। रोजा लग्जमबर्ग साम्राज्यवाद की तीसरी सबसे बड़ी सिद्धांतकार थी। पहले हमने मार्क्स को पढ़ा, फिर हमने उसी में हॉब्सन को भी पढ़ा, फिर हमने हिलफ्रीडिंग की बात करी और हम किसकी बात कर रहे हैं, रोजा लग्जमबर्ग की। इन्होंने 1913 में एक किताब लिखी, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, जिसमें इन्होंने ये इस प्रक्रिया का उल्लेख किया कि किस प्रकार से जो पूंजीवादी देश हैं वो गैर पूंजीवादी देशों पर नियंत्रण कर लेते हैं और उन्हें और भी गरीब बना देते हैं। यानी कि बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों का इस प्रकार से शोषण करते हैं, उनके रिसोर्सेज का शोषण करते हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्था का शोषण करते हैं, उनके ही लोगों को मजदूर के रूप में ले आते हैं, दास व्यापार को बढ़ावा देते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। कुछ इसी प्रकार की विचारधारा को बढ़ावा दिया है वी.आई. लेनिन ने, जो कि आपको पता है सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति बने थे, रूसी क्रांति भी इन्होंने करवाई थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी 1916 में, ज्यूरिख में, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म की रचना करी। इसमें भी इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया और बताया कि किस प्रकार से इन्होंने पिछड़े देशों को और ज़्यादा पिछड़ा बना दिया है, गरीब देशों को और ज़्यादा गरीब कैसे बना दिया है। लेनिन की पुस्तक ने यह बताया कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में बंटवारा हुआ है और किस प्रकार से कुछ बड़े बड़े देशों ने अपने चंद फायदे के लिए और अपनी पूंजीपति व्यवस्था को विकसित करने के लिए उपनिवेशवादी व्यवस्था को जन्म दिया। किस प्रकार से गरीब देशों को और ज़्यादा गरीब बनाया गया। यहाँ पर कुछ डेटा बताए गए हैं कि पहले विश्व युद्ध से पहले आप देखोगे पूरे विश्व की पूंजी निर्यात में ब्रिटिश पूंजी निर्यात लगभग 20% भारत में होगा, 20% दक्षिण अमेरिका में होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे देश दिखते हैं आज आपको, यूरोपीय देश, इन्होंने एक टाइम पर किस प्रकार से अपने निजी स्वार्थ के लिए बड़े बड़े देशों को कंट्रोल किया। लेकिन बात यही आती है कि जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, भारत जैसे जो देश हैं, ब्राज़ील जैसे जो देश हैं, आज जो आप अमेरिका देखते हो, ऑस्ट्रेलिया देखते हो, ये उपनिवेश के चंगुल में क्यों आए? क्योंकि ये सब प्राचीन अर्थव्यवस्था थी, परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंडेबल लोग थे और इतने यहाँ पर पूंजीवाद विकास नहीं हुआ था। कुछ इसी प्रकार की एक और किताब लिखी है जोसेफ शुम्पीटर ने, इम्पीरियलिज्म एंड सोशल क्लासेस। इस किताब में उन्होंने जर्मनी के बारे में लिखा है। ऐसी एक और किताब लिखी गई है जैक गैलघर, इसमें अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस नाम की किताब लिखी है और इसमें अफ्रीका में किस प्रकार से साम्राज्यवाद की स्थापना हुई इसके बारे में बताया गया है। तो ऐसे आप ये जो अगर क्वेश्चन आ जाए साम्राज्यवाद के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो आपको ये 4-5 लोगों के नाम लिखने हैं, जिनमें से एक नाम है मार्क्स, एक नाम है एंगल्स, एक नाम है हिलफ्रीडिंग और एक नाम है रोजा लग्जमबर्ग। फिर ऐसे ही जोसेफ शुमिटर, वी.आई. लेनिन, इसी प्रकार से ई रॉबसन। तो इन सब की किताबों के नाम लिख लिख के इन्होंने कौन कौन से महाद्वीपों की बात करी है, उन महाद्वीपों के बारे में आप बताओगे। अब बात ये आती है कि उपनिवेशवाद किस प्रकार से, क्या ये सिर्फ उत्पादन तक सीमित था या इसने सामाजिक स्थिति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो विपिन चंद्रा के अनुसार उपनिवेशवाद एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी बहुत सारी उत्पादन पद्धतियाँ होती हैं। इसमें सामंतवाद भी होता है, दास प्रथा को भी बढ़ावा दिया जाता है, बंधुआ प्रथा को भी बढ़ावा दिया जाता है, छोटे स्तर की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, व्यापारी भी होते हैं, सूदखोर यानी कि ब्याज वाले लोग भी होते हैं, शोषण को बढ़ावा देते हैं, कृषि और तकनीक एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि उपनिवेशवाद सिर्फ एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, एक उत्पादन पद्धति नहीं है, बल्कि यह पूरे पूरे समाज को प्रभावित करती है, पूरी पूरी सोसाइटी को अपने कंट्रोल में लेकर चलती है। उपनिवेशवाद के अधिशेष का उपयोग करने का संबंध जो है उसके माध्यम से दो प्रकार के वर्गों का उदय होता है, एक पूंजीवादी और एक जो उनका शोषण होता है वो लोग। तो उत्पादन पद्धति की अगर बात की जाए, देखो उत्पादन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आर्थिक व्यवस्था। यानी कि जैसे मान लो पूंजीपति ये सोचें बस हमें उत्पादन करना है और बाजार में बेचना है, तो देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो पूंजीपतियों ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने ये करा, इन्होंने छोटे छोटे देशों पर ना सिर्फ उत्पादन थोपा बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उनकी राजनीतिक व्यवस्था को चौपट कर दिया, उन लोगों से गुलाम जैसा व्यवहार किया करवाया गया। तो देखा जाए तो उपनिवेशवाद को कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ये प्रोडक्शन का एक सिस्टम था, लेकिन देखा जाए तो ये पूरी तरीके से एक सोसाइटी को जोड़ रहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या उपनिवेशवाद सिर्फ और सिर्फ एक उत्पादन पद्धति थी या फिर एक सामाजिक व्यवस्था थी, तो आप बताओगे इस सामाजिक व्यवस्था थी जिसने सामंतवाद जैसी कुरीतियों को बढ़ावा दिया, इसने दास प्रथा को बढ़ावा दिया, बंधुआ प्रथा को बढ़ावा दिया, बड़े पैमाने पर जो स्वदेशी उद्योग थे उनका शोषण कर लिया, वर्ग पद्धति को बढ़ावा दिया। और इसी वजह से सिर्फ इसका संघर्ष नहीं हुआ बल्कि इससे ना अलग होने के लिए आंदोलन तक की शुरुआत हो गई।
तो उपनिवेशवाद की बात करोगे तो इसमें कुछ बेसिक इसकी विशेषताएं हैं जो कि यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स में लिखी गई हैं, जो कि हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि सबसे पहले क्या होगा, पूंजीवादी व्यवस्था होगी, फिर उपनिवेशवाद का एकीकरण होगा जिसकी वजह से उपनिवेशवाद की शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे देशों को अपने कंट्रोल में किया जाएगा और फिर साम्राज्यवाद की शुरुआत होगी, विश्व बाजार से संपर्क होगा और इस प्रकार से जो बड़े बड़े देश हैं वो विश्व के बंटवारे के लिए आपस में लड़ेंगे। इसी प्रकार से इमैनुअल और समीर अनिल ने भी उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था के आंतरिक विभाजन की बात करी है। धन की निकासी के सिद्धांत की बात करिए कि उपनिवेशवाद में धन की निकासी होगी, जो जितने भी उपनिवेश वाले देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, इनके धन को केवल और केवल उन देशों में ले जाया जाएगा जो देश मूल होंगे। जैसे भारत से बहुत बड़े पैमाने पर धन को कहाँ ले जाया गया, ब्रिटेन में। और इसी के साथ साथ विदेशी राजनीतिक आधिपत्य होगा, यानी कि जो देश जिस देश को गुलाम बनाएगा उस देश की राजनीति छोटे वाले देश पर क्या होगी, पूरी तरीके से हावी होगी। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए उपनिवेशवाद क्या है, साम्राज्यवाद के सिद्धांत बताइए या उपनिवेशवाद की आधारभूत विशेषताएं बताइए, तो आई होप सो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। पूरे तरीके से आप 4 से 5 पेज भर सकते हैं इसमें। और अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना हो तो पॉइंट टू पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस प्रकार से किताबों के नाम लिख के उनके बारे में चर्चा करोगे। आगे चैप्टर में बताया गया कि औपनिवेशिक राज्य से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो चैप्टर की शुरुआत में मैंने क्वेश्चन की बात की थी वो क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत यहाँ से होती है कि औपनिवेशिक राज्य से आप क्या समझते हो और उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। तो देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि एक औपनिवेशिक राज्य कौन सा होता है। तो देखो, एक होता है उपनिवेश और एक जो उसे गुलाम बनाता है वो कौन होता है, औपनिवेश। एक तो होता है उपनिवेश यानी कि जो गुलाम है, एक होता है जो उसे गुलाम बना रहा है वो कौन है, औपनिवेश। तो देखो किताब क्या कहती है, कुछ लोगों के विचार में एक वर्ग के बजाय पूरे के पूरे समाज पर जब शोषण किया जाता है तो ये औपनिवेशिक व्यवस्था कहलाती है। यानी कि हम किसी देश में किसी एक क्लास का शोषण नहीं कर रहे बल्कि पूरी पूरी सोसाइटी का शोषण कर रहे हैं, तो ये कौन सी व्यवस्था होगी, ये औपनिवेशिक व्यवस्था होगी, एक गुलामी व्यवस्था होगी। उपनिवेश के नियंत्रण में बड़े पैमाने पर शोषण होगा, जो गृह देश के पूंजीपति हैं उनका प्रॉफिट होगा। औपनिवेशिक राज्य पूरी तरीके से जो मातृ देश के पूंजीपति हैं उनको प्रॉफिटेबल देगा। जैसे कि ब्रिटेन के उद्योगपति भारत में आते हैं और वो प्रॉफिट किसके लिए काम करते हैं, ब्रिटेन के लिए, ना कि भारत के लिए। तो उपनिवेशवाद विदेशी शासक वर्ग और पूरी की पूरी जनता के बीच का एक संबंध है। अगर आपसे कोई पूछे उपनिवेशवाद क्या है, तो एक विदेशी शासक और एक संपूर्ण औपनिवेशिक जनता के बीच का संबंध क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद के तहत कोई भी देशी सामाजिक वर्ग शासक वर्ग में शामिल नहीं होता। यानी कि जिस देश को गुलाम बनाया जाता है उस देश के लोग कभी भी शासन की प्रक्रिया में भागीदारी नहीं करते। उपनिवेश में जितने भी देसी लोग होते हैं, यानी कि जितने भी नागरिक होते हैं, वो अधीनस्थ होते हैं और उस देश के अधीन होते हैं जिस देश ने उन्हें गुलाम बनाया है। इवन जो संपत्तिवान समृद्ध लोग भी होते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग भी होते हैं, बड़े बड़े, ये भी साझेदार नहीं बन पाते, ये भी कभी पार्टनर नहीं बन पाते। बड़े पैमाने पर जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनके हितों की बलि चढ़ाई जाती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन ने कारखाना अधिनियम बनाया। इस कारखाने अधिनियम में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए ही प्रॉफिट था, भारत के व्यापारियों के लिए प्रॉफिट नहीं था। इसलिए भारत के जो व्यापारी वर्ग थे, भारत के जो उच्च वर्ग थे, उन्होंने इस अधिनियम का कोई भी स्वागत नहीं किया बल्कि विरोध भी किया। उपनिवेशवाद का जो ऊपरी वर्ग है, इसलिए वो उपनिवेशवाद का विरोध करता है। यानी कि जो गुलाम देश है उसका जो सबसे ऊपरी वर्ग भी है, जो धन संपत्ति वाला वर्ग भी है, वो भी इसका विरोध इसीलिए करता है क्योंकि उसका भी उतने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट नहीं हो पाता। जैसे कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में आप देख लो कि बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं तक ने शोषण किया, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं तक का शोषण हुआ, बड़े बड़े जमींदारी वर्ग का भी शोषण हुआ, बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी शोषण हुआ। इसलिए आंदोलन में उन्होंने भी हिस्सा लिया। पोलैंड और मिस्र में देख लो, पोलैंड और मिस्र में उपनिवेशवाद के विरोध में जो आंदोलन हुआ, बड़े बड़े जमींदारों ने ही करा। तो इस प्रकार से उपनिवेशी वर्ग में जो दलाल शासक वर्ग होता है ये पूरी तरीके से शासन स्थापित करता है और एक समय पर आकर जनता फिर इसका विरोध करती है। हालांकि ये बात ध्यान रखना, उपनिवेशवाद में ऐसा नहीं है कि केवल साधारण जनता का ही शोषण होगा। बड़े पैमाने पर जो पूंजीपति वर्ग होंगे, भूमिपति वर्ग होंगे, बड़े बड़े जो पैसे वाले भी लोग हैं, इवन राजे महाराजा हैं, ये भी आंदोलन के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। औपनिवेशिक राज्य कानून व्यवस्था लागू करेगा, यानी कि जो देश गुलाम बनाएगा दूसरे देश को, वो उसकी कानून और व्यवस्था को भी लागू करेगा, आंतरिक और बाहरी खतरों की भी गारंटी देगा और अपनी सभी प्रक्रियाओं को वो बढ़ावा देगा और उस वाले देश की सभी प्रक्रियाओं को दबा देगा। उपनिवेश में रहने वाले लोगों में वो एकता की स्थापना नहीं करने देगा, उन्हें एजुकेटेड नहीं होने देगा, उनके अंदर कम्युनिटी की पहचान को बढ़ावा नहीं देने देगा ताकि उसके राह में कोई समस्या ना आए। जैसे जो ब्रिटिश थे उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति इसलिए करी, उन्होंने कभी हमें एकजुट होने ही नहीं दिया ताकि हम उनकी राह में कभी भी दिक्कत पैदा ना करें। तो इससे पता चलता है कि उपनिवेश में सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और जो वैज्ञानिक व्यवस्था है, ये सारी सारी बड़े पैमाने पर क्या होती है, बाधित होती है और इस प्रकार से पूरे पूरे देश की जो सिस्टम है वो अवरुद्ध हो जाता है।
जैसे कि भारत में जो लगभग 200 सालों का उपनिवेशिक इतिहास रहा है, इसकी वजह से 1947 में जब हमें अर्थव्यवस्था मिली, वो एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिली, गरीबी बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। तो ये तो हो गया औपनिवेशिक राज्य क्या होता है। अब देखो उपनिवेशवाद के चरण क्या होते हैं। तो उपनिवेशवाद के वैसे 3 चरण होते हैं, जिन 3 चरणों की यहाँ पर व्याख्या की गई है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने अपने लेखन में उपनिवेशवाद के 2 ही चरण बताए थे, कि सबसे पहले क्या किया जाता है, व्यापार पर एकाधिकार किया जाता है, और फिर किया जाता है मुक्त व्यापार। इसी प्रकार से रजनी पाम दत्त ने इंडिया टुडे नाम की जो किताब है, इसमें इन्होंने तीसरा चरण जोड़ा, वित्तीय साम्राज्यवाद, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। तो चलो सबसे पहले पहले चरण की बात करते हैं। तो उपनिवेशवाद का जब आप पहला चरण देखोगे तो इसमें सबसे पहले व्यापार पर एकाधिकार किया जाता है। जैसा कि आप देखो कि ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थीं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे दिया गया कि वो पूर्व के साथ अकेले वही व्यापार करेगी। उदाहरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय माल को सस्ते दामों पर खरीदने के लिए व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, क्योंकि अगर बहुत सारी कंपनियां होंगी, तो जब बहुत सारी कंपनियां होंगी तो क्या होगा, उन्हें कच्चा माल उच्च दामों पर लेना पड़ेगा और सामान को सस्ते दामों पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत सारी कंपनी होती है तो एक कंपटीशन बना रहता है। लेकिन जब मोनोपोली हो जाती है, जब एकाधिकार हो जाता है, तो वो कंपनी अपनी मन मर्जी कीमत पर कच्चा माल खरीदती है, सस्ते से सस्ते दाम पर, और फिर मार्केट में महंगे से महंगे दाम पर बेचती है। इसलिए मार्केट के अंदर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो उपनिवेशवाद का पहला चरण क्या होता है, व्यापार पर एकाधिकार। तो व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे कि भारत में किया। दूसरा चरण इस पहले चरण में दो चीजें होती हैं। पहला तो क्या होता है, व्यापार पर एकाधिकार, और दूसरा होता है राज्य शक्ति का प्रयोग। क्योंकि व्यापार पर एकाधिकार आप जब तक कर ही नहीं सकते जब तक पॉलिटिक्स पावर आपके पास ना हो। जैसे कि भारत में आप देख सकते हो आज भी 2023 में कुछ चीजों पर धीरे धीरे करके मोनोपोली होती जा रही है। हालांकि मैं किसी भी व्यापारी वर्ग का नाम नहीं लूंगा और आप समझ गए होंगे। तो राज्य शक्ति का उपयोग करा जाता है, जिसमें कर को वसूला जाता है, अधिशेष को वसूला जाता है, और प्रोटेक्शन के सारे मामलों में अपने डिसीजन लिए जाते हैं। यानी कि उपनिवेशवाद के पहले चरण में क्या होगा कि व्यापार पर एकाधिकार कर लेगी एक कंपनी, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मामले में किया। दूसरा क्या होगा, फिर राज्य शक्ति का उपयोग किया जाएगा ताकि कर की उगाही की जा सके, टैक्स को वसूला जा सके। तो यूरोपीय शक्तियों ने ऐसे ही करा। वो पहले भारत में आए, उन्होंने देशी राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा, और बड़े पैमाने पर देखो देशी राजाओं से युद्ध लड़ने के लिए उनकी सेना को बड़े पैमाने पर धन की जरूरत थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो अगर वो भारत में युद्ध लड़ रही है तो उसे युद्ध के लिए पैसे की भी जरूरत होगी, हथियार के लिए पैसे की जरूरत होगी, फ्री फंड में थोड़ी आएगा। तो वो पैसे की जरूरत पूरी कहाँ से करेंगी। इसलिए वो क्या करेंगी, भारत में पहले छोटे छोटे राजाओं को हराएंगी, उन छोटे छोटे देश क्षेत्रों पर कंट्रोल करेंगी, और वहां से लगान की वसूली कर देंगी। जैसे कि बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और फिर उन्होंने बंगाल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। फिर बंगाल से सारा सारा टैक्स लेने लग गए। वो अपने जो लोग थे उन्हें यहीं से भुगतान करने लगे, और जो यहाँ से उन्हें सोना मिलता था, चांदी मिलता था, बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने देश में भेजना शुरू कर दिया। तो ये प्रथम चरण है, जिसमें बड़े पैमाने पर व्यापार पर एकाधिकार किया जाएगा और राजशक्ति का उपयोग किया जाएगा। ठीक है भाई। इस विचारधारा में विकास के लिए कोई स्थान नहीं होगा। यानी कि जो उपनिवेश है, गुलाम जो देश है, इसके डेवलपमेंट की कोई भी बात नहीं की जाएगी। और लेकिन शिक्षा में, समाज में, संस्कृति में, धर्म में, जाति में कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया जाएगा। क्योंकि उपनिवेशवाद के पहले चरण में बस मैक्सिमम इकोनॉमिक्स प्रॉफिट की ओर ध्यान दिया जाता है, अधिक से अधिक आर्थिक उपलब्धियों की बात की जाती है। इसमें उपनिवेशवाद की जो मूल जनता है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा जो नीतियां हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए जब इंग्लैंड वाले भारत में आए, तो इन्होंने शुरुआती दौर में हमारी सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी किसी मामलों में हस्तक्षेप किया ही नहीं। इन्होंने हमारी धर्म, सांस्कृतिक व्यवस्था किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय सोसाइटी को समझा। क्योंकि जब तक आप किसी देश को समझोगे नहीं, तब तक आप उस पर शासन कैसे करोगे। तो उपनिवेशवाद के पहले चरण में एक लंबा टाइम पीरियड उपनिवेशी देशों में बिताया जाता है। वहाँ के कल्चर को समझा जाता है, सोसाइटी को समझा जाता है, व्यवस्थाओं को समझा जाता है, और केवल आर्थिक रूप से वहाँ पर प्रॉफिट लिया जाता है। व्यापार पर एकाधिकार कर लिया जाता है, और राजशक्ति को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर यह व्यवस्था खत्म होती है, वहीं से दूसरा चरण शुरू होता है। इस चरण को मुक्त व्यापार के नाम से जानते हैं। मुक्त व्यापार का मतलब है बिना रोक और बिना टोक। इस व्यवस्था में पूरी तरीके से क्या कर लिया जाएगा, राज्य को अपने कंट्रोल में कर लिया जाएगा दूसरे चरण में, और बड़े पैमाने पर लूटा जाएगा। अब आपको ये हो जाएगा कि सारे अधिकार आपके पास है, सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी है, और कोई भी बंदा कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। ऐसे में आप अपने देश की सारी कंपनियों को यहाँ भेज दोगे, जैसे कि 1833 के बाद यही हुआ। बड़े पैमाने पर और भी बहुत सारी जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो भारत में आती हैं, और भारत में जितना भी माल है उसकी लूट खसोट शुरू हो जाती है। दूसरे चरण में सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, हर चीज़ों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये सुधार इसलिए नहीं होगा कि गुलाम देश की जनता का सपोर्ट किया जाए। ये सुधार इसलिए होंगे कि जिस देश ने गुलाम बनाया है उस देश को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय लोगों को इसलिए पढ़ाया जाएगा ताकि वो लोग ब्रिटिश के लिए नौकरी कर सकें, उनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकें, उन्हें भारतीय चीज़ों के बारे में बता सकें। इवन भारतीय लोगों को
बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई ताकि व्यापार करने के लिए, परिवहन करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में उनकी क्या हो सके, योगदान करा जा सके। भारत में रेलवे का विकास किया गया, बंदरगाहों का विकास किया गया, लेकिन इसके लिए नहीं कि वो भारत के डेवलपमेंट कर रहे हैं, बल्कि वो इसलिए क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो देखा जाए तो इस चरण में थोड़ा सा ना उपनिवेश देश का विकास होगा, हालांकि ये विकास उनके खुद के प्रॉफिट के लिए होगा और यहीं से साम्राज्यवाद की विचारधारा शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में उपनिवेशवाद पूरी तरीके से फिनिशता की ओर बढ़ जाएगा, साम्राज्यवाद पूरी तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर लोग बाग क्या करेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, अवेयरनेस की बात करेंगे और बड़े पैमाने पर यहाँ पर आंदोलन हो जाएगा। बाजार पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धा करेंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, पूंजी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगी। अब इससे क्या हो जाएगा कि और अच्छे लाभ को देखा जाएगा, एक अधिकार की बात की जाएगी और संघर्ष शुरुआत हो जाएगी। उपनिवेशवाद के तीसरे चरण में उपनिवेशवादों पर जो नियंत्रण है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ की जनता का बड़े पैमाने पर शोषण किया जाएगा, वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बड़े पैमाने पर शोषण किया जाएगा। इसके अलावा जो बाहरी देश हैं उनके साथ भी मतभेद हो जाएंगे कई बार, कि जैसे कि भारत को लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, क्योंकि फ्रांस चाहता था कि वो भारत को पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले, ब्रिटेन चाहता था वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले। ऐसे में जर्मनी ये सोचेगा कि अब मैं अफ्रीका को कंट्रोल कर लूँ, इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके तीनों चरणों के बारे में बताइए। तो पहले तो आप उपनिवेशवाद को व्याख्यात करोगे, जो कि हमने पूरे चैप्टर में करा। फिर पहले चरण में क्या होगा, व्यापार पर एकाधिकार होगा और राजस्व शक्ति को प्राप्ति होगी। दूसरे चरण में मुक्त व्यापार होगा और सारे सिस्टम को चेंज करने की बात होगी। और तीसरे चरण में पूरी तरीके से जनता को कंट्रोल कर लिया जाएगा और जनता अब विरोध करने की सोचेगी। तो ये उपनिवेशवाद है और इसके विभिन्न चरण हैं, जो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आना चाहिए। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है। आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आया हो। तो लेक्चर अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।